Welcome back, students, to my history channel. So we will continue chapter first of class 12th, Bricks, Beads and Bones, the Harappan civilization. So dear students, we have covered all 5 topics in previous videos. So today we will start from 6th topic, strategies for procuring materials. So in this topic we will know about from where and how the Harappans procuring the materials from distant lands. Is it possible each and every thing is present at one place? No, it is not possible. So students, for artifacts and for some other like seals, दोज लाइक वेट्स वगैरह जो भी हमें जितने भी आर्टिफैक्ट्स या जो भी हमें मिले हैं हरप्पन सिविलाइजेशन से, सो ऑल दोज आइटम्स वर नॉट अवेलेबल एट वन प्लेस. सो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे मिले होंगे एंड इट इज़ पॉसिबल कि वो एक दूसरी जगह पे क्या करते होंगे, ट्रांसपोर्ट भी करते होंगे. सो लेट अस रीड strategies for procuring materials. As is obvious, a variety of materials was used for craft production. We all know, एक ही चीज़ से तो नहीं सब कुछ होता है. While some such as clay were locally available. Definitely clay जो है हो सकता है कि locally available हो, कुछ एक तरह के stones भी available हो, but ऐसे तो नहीं है कि हर तरह के stones उनके पास हो या फिर जो metals वगैरह वो यूज़ करते हैं वो सब कुछ एक ही जगह available हो. Many such as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plain. हो सकता है कि प्लेन्स के एरिया जो एलुवियल प्लेन था, जहाँ पे एलुवियल प्लेन कौन सा होता है, जहाँ फर्टिलिटी अच्छी होती है, जो नियर द रिवर होता है, जहाँ पे सिल्ट होती है रिवर की. तो ये वाला जो प्लेन है इससे डिस्टेंट लैंड से हो सकता है कि बहुत सारे आइटम्स को मंगवाया जाता होगा. Terracotta toy model of bullock carts suggests that this was one important means of transporting goods and people across land routes. तो जितने भी हमें जो मोटिव्स या फिर जो टेराकोटा के जो मॉडल्स मिले हैं उनमें बुलक कार्ट, इवन कुछ शील्स पे हमें मोटिव्स मिले हैं शिप और बोट के. तो इनसे क्लियर होता है कि ये सारी चीज़ें जो थी वो इंट्रोड्यूस थी, नोन थी, लोग जानते थे इनके बारे में, डेफिनेटली वो यूज़ करते होंगे. एंड वी ऑल नो दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग. Riverine routes along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used. डेफिनेटली रिवराइन रूट्स, ये हम सबको पता है, जो हमारी ओल्डेस्ट जितनी भी ये सिविलाइजेशन है वो नियर द रिवर होती थी, बैंक ऑफ रिवर होती थी. द मेन रीज़न ये भी होता था बिकॉज उनके लिए ईजी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अवेलेबल होता था. सी ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे पुराना ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. सो नेक्स्ट इज मटीरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. सो सब मटीरियल्स जो हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में मिलते थे. द हरप्पन्स प्रोक्योर्ड मटीरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज. For instance, they established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell were available. We all know Nageshwar and Balakot दोनों ही बिल्कुल बैंक ऑफ रिवर पे नियर द कोस्ट हैं. कोस्टल एरियाज में शेल ऑब्जेक्ट अबंडेंट में मिलते हैं. Other such sites were Shortughai in far off Afghanistan near the best source of lapis lazuli. लेपिस लजूली के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा. एक बहुत ही प्रीसियस टाइप का स्टोन होता है जो कहीं कहीं रेयर मिलता था. सो अफ़गानिस्तान जो है वो ऐसी जगह पे, हमारे अफ़गानिस्तान की जो सेटलमेंट है शोरतुगई, वहाँ पे लेपिस लजूली अवेलेबल था. अ ब्लू स्टोन दैट वॉज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, बहुत प्रीसियस होता है. एंड लोथल विच वॉज नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन. लोथल जहाँ पे कार्नेलियन एक रेड ऑरेंज से टाइप का स्टोन होता है, फ्रॉम भरूच इन गुजरात. स्टेटाइट एक
स्टोन होता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला था फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान के बारे में आपको पता होगा, खेतड़ी रीजन जो है वो स्पेशली वो आपके कॉपर के लिए वहाँ पे फेमस है। Another strategy for procuring raw materials may have been to send expedition to areas such as the Khetri region of Rajasthan for copper. So एक और स्ट्रेटजी क्या थी, चीज़ों को दूसरी जगह से मंगवाने के लिए अलग अलग तरह पहले वहाँ पे ट्रैवलिंग की, उन चीज़ों को सर्च किया एंड देन दूर दूर से उन चीज़ों को ट्रैवल करके मंगवाया गया। लाइक राजस्थान के खेतड़ी रीजन से कॉपर मंगवाई गई फॉर साउथ इंडिया, एंड साउथ इंडिया फॉर द गोल्ड। गोल्ड कहाँ से मंगवाया गया, साउथ इंडिया से। दीज एक्सपेडिशंस एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़। ये जो ट्रैवलिंग की गई, ये जो बीच में ट्रैवल कर रहे थे, ये अभियान जो उन्होंने चलाए, इनसे लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन बना। ओकेजनल फाइंड्स of Harappan artifacts such as steatite microbeads in these areas are indication of such contact। तो इस तरह के जो एक आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं, जो हमें स्टेटाइट के वहाँ पे माइक्रो बीड्स मिले हैं, इससे क्लियर होता है कि डिस्टेंट एरिया से उनका कम्युनिकेशन होगा, एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर वॉट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। जिससे ये खेतरी एरिया से जो एविडेंस मिले हैं उसे वो क्या बोलते थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको नेम दिया है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। With its distinctive known Harappan pottery and an usual wealth of copper objects। known Harappan, हड़प्पा से हटके इनकी पोट्री थी, डिफरेंट टाइप की, एंड वेल्थ डेफिनेटली वहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं बिकॉज कॉपर वहाँ पे अबंडेंस में है। इट इज़ पॉसिबल दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन्स। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स रहते थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पन्स को कॉपर जो है वो सप्लाई करते होंगे। नेक्स्ट वन, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। वो तो था हमारा विद इन द कॉन्टिनेंट की बात हो रही, सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही थी, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। नाउ डिस्टेंट लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस मैप, यहाँ पे आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दिख रही होगी, साथ में कुछ ये जो ऑरेंज सा कलर, इससे क्लियर हो रहा है ये क्या है, ये सिविलाइजेशंस हैं, ये सेटलमेंट्स हैं। दिलमुन एक जगह दिख रही है, मगन एक जगह दिख रही है, एंड साथ में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन दिख रही है। ये माना गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे की। कंटेम्प्रेरी क्या होता है, सेम टाइम की, सेम टाइम पे जो एविडेंस होते हैं। सो कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो हड़प्पा के जो साइट्स की, हड़प्पा साइट्स पे, कुछ मेसोपोटामियन साइट्स पे जो सेम आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो दोनों ही जगह मिले हैं। तो इन सब से ये क्लियर होता है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन था। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट दैट कॉपर वॉज ऑल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। ओमान, ये जो मगान जगह है ना, उस टाइम पे इसको मगान बोला जाता था। नाउ डेज इट इज़ ओमान। ओमान जो एक जगह है वो, वहाँ से ये इनके कनेक्शन थे। ये माना गया है कि कॉपर वहाँ से भी मंगाई जाती थी। ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, केमिकल एनालिसिस have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel suggesting a common origin। जो निकल के दोनों ही जगह, अगर हम जो केमिकल एविडेंस उनको मिले, जो एनालाइज किया है उनका, तो ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में दोनों में ही जो निकल के ट्रेसेस मिले हैं, निकल जो ये लग रहा है कि ये एक ही जगह से मंगवाया जाता होगा, ओमान में भी और हड़प्पा में भी। There are other traces of contact as well। A distinctive type of vessel, यहाँ पे आप एक वेसल देख रहे होंगे, ये हड़प्पन जार जो है, जो कहाँ पे मिला है, ओमान में। ये ब्लैक जो इस पे कोट किया हुआ है, ये लीकेज को बचाने के लिए, लीकेज से बचने के लिए इसको कोटेड किया हुआ है। A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Omani sites।
सच थिक कोटिंग प्रिवेंट द परकोलेशन, परकोलेशन होता है वही लीकेज ऑफ लिक्विड्स। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता कि इसमें वो कौन से लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते होंगे, बिकॉज इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया का जो चैप्टर हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसमें क्लियरली गिवन था कि कुछ इस तरह के जो बनाए जा रहे थे, जो भी ऐसे जार वगैरह थे उनमें कुछ लिक्विड्स लाइक वाइन वगैरह जो थी वो ट्रांसपोर्ट की जाती थी। रोमन सिविलाइजेशन जो थी, रोमन कल्चर में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ मिले थे पोर्ट जैसे से, और उनमें ऑलिव ऑयल एंड वाइन ट्रांसपोर्ट की जाती थी। अब नाउ वी आर नॉट श्योर कि ये जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट जो भी वहाँ पे ये जार मिला है इनके बीच में किस चीज़ का ट्रेड होता था। वी डोंट नो अबाउट इट बिकॉज इतनी पुरानी चीज़ें हैं जिससे कोई ऐसे ट्रेस नहीं मिले हैं कि इनके अंदर क्या डाला जाता था। We do not know what was carried in these vessels, but it is possible that the Harappans exchanged the content of these vessels for Omani copper. हो सकता है कि ये इन वेसल्स को ओमानी कॉपर के लिए, देखो ट्रेड कैसे होता था, बिकॉज हमारा जो एंशियंट टाइम है उसमें कोई करेंसी वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, ट्रेड उनकी कैसे होती थी, एक्सचेंज होता था। जो भी प्रोडक्ट जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होते थे वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। सो ये माना गया है कि ये वाले जो जार वगैरह हैं वो ओमानी कॉपर के बदले वहाँ पे ये भेजते थे। अब ओमानी इन जार को कैसे यूज़ करते थे, इसमें क्या वो कहाँ से मंगवाते थे, वी डोंट नो अबाउट इट। मेसोपोटामियन टेक्स्ट datable to the 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called मगान। तो ये भी माना गया है कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जो हमें एविडेंस मिले हैं 3rd मिलेनियम BCE के जो एविडेंस मिले हैं उससे ये पता चला है कि वो जो कॉपर मेसोपोटामियन कॉपर कहाँ से मंगवाते थे, मगान, जो पुराना नाम है किसका, ओमान का, परहैप्स ए नेम फॉर ओमान। And interestingly enough, copper found at Mesopotamian sites also contains traces of nickel। तो जो कॉपर मेसोपोटामियन साइट्स पे मिली है उसमें फुल ट्रेसेस मिले हैं निकल के, जो हमने अभी पढ़ा था कि हड़प्पन साइट्स पे भी मिले हैं, ओमानी साइट्स पे भी मिले हैं, एंड सिमिलरली मेसोपोटामियन साइट्स पे भी निकल, जो भी कॉपर मिली है उसमें निकल के भी ट्रेसेस मिले हैं। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स। सो और भी कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ फाइंड्स वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं जो हड़प्पा में भी सेम थी, लाइक हड़प्पन सील्स, वेट्स और डाइट्स, जो मेसोपोटामियन साइट्स पे या ओमानी साइट्स पे भी मिले हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन contact with regions named दिलमुन, probably the island of बहरीन। तो ये दिलमुन अभी हमने मैप में देखा था ना, तो यहाँ से भी जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कुछ जो भी एविडेंस मिले हैं उससे भी ये भी क्लियर होता है कि उनका रिलेशन किससे था, दिलमुन से। मगन एंड मलूहा, मलूहा जो है वो कहाँ की साइट है, पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। They mention the products from Meluha, carnelian, lapis lazuli, copper, gold and varieties of wood। तो मेलुहा से जो प्रोडक्ट्स वो मंगवाते थे, जिस प्रोडक्ट का उन्होंने मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जो एविडेंस मिले हैं उसमें इन सारे ही प्रोडक्ट्स के नाम गिवन है कि ये सब उनसे वो ट्रेड करते थे। मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा, मेलुहा के बारे में एक मेसोपोटामियन जो मिथ है ये कहा गया है, मे योर बर्ड बी द हज़ा बर्ड। हज़ा बर्ड एक तरह के पिकॉक को वो बोल रहे हैं कि आपका जो बर्ड है वो एक हज़ा बर्ड की तरह हो, और जो कहाँ पे, जिसकी आवाज़ कहाँ तक सुनाई दे, रॉयल पैलेस तक। सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक द हज़ा बर्ड वॉज द पिकॉक। ये देखो जितने भी एविडेंस मिले हैं, जो भी हमारा पास्ट है वो आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस के आइडियाज़ पे बेस्ड है, नोन टू अननोन पे होता है सब कुछ। सो वो सब आइडियाज़ लगाते हैं जो चीज़ें आज के टाइम पे हैं और जो पुराने टाइम पे थी। सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक ओके डिड इट गेट दिस नेम
फ्रॉम इट्स कॉल, तो हो सकता है कि वो उसकी आवाज़ से, उसकी वॉइस जैसे वो बोलता है उसकी वजह से उसको ये नेम दिया गया हो। इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया वॉज बाय सी, तो ये भी क्लियर होता है कि ये किससे होता था, सी रूट से उनका कम्युनिकेशन होता था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सीफरर्स। सो मेसोपोटामिया में जो टेक्स्ट मिले हैं उनसे भी ये क्लियर होता है कि वो मेलुहा को सीफरर्स का, नाविकों का देश मानते थे, नाविकों की लैंड मानते थे। बिसाइड्स वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स, तो जो सील्स हैं उन पे हमें डिपिक्शन मिली है बोट्स की और शिप्स की। ये देख लीजिए, आपको सील डिपिक्टेड अ बोट, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि बोट है। और यहाँ पे आपको कुछ एनिमल के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। पर्शियन गल्फ, द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम कैरीज हरप्पन मोटिव्स। सो इसमें देखो हरप्पन मोटिव्स भी दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमुन वीड्स फॉलोड द हरप्पन स्टैंडर्ड, तो ये भी देखा गया है कि जो दिलमुन के जो वेट्स थे वो हरप्पन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे। एंड दिस वन ऑल्सो सी दिस, यहाँ पे जो मोटिव्स मिले हैं, दिस इज़ अ सिलेंडर सील टिपिकल ऑफ मेसोपोटामिया बट द हम्प्ड बुल मोटिव ऑन इट अपीयर्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस रीजन। तो ये जो इसके ऊपर, ये जो ऊपर उभरा हुआ सा दिख रहा है ना इसका हिस्सा, ये ऐसे मोटिव्स कहाँ पे मिले हैं, हरप्पन रीजन, इंडस रीजन में भी मिले हैं। सो ये सिमिलैरिटीज़ हैं, इनसे ये क्लियर होता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्टिविटी होगी, ये ट्रेड करते होंगे डेफिनेटली। सो दिस टॉपिक इज़ ओवर। yes, so next topic we will continue in next video. Thank you and have a nice day.